हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल आयत क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वागसम और समरूप त्रिभुज में अंतर और उसमें संबंध क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग कल देखे थे सर्वागसम का मतलब क्या होता है, बराबर, और समरूप का क्या मतलब होता है, एक जैसे दिखने वाले। तो ध्यान से देखिए, इसको हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो जैसे देखिए, हमने एक फिगर बनाया है इस तरह का। इस फिगर को देखिए और जो नीचे बना रहे हैं उसको भी देखिए, ध्यान से देखिए। आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों फिगर जो है एकदम सेम है, बिल्कुल एक ही उसका हाइट है, लंबाई चौड़ाई भी सेम है, मतलब एक जैसे दिख रहे हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, ये सर्वागसम कहलाएंगे। और ये जो आपको दिख रहा है, इसमें क्या है कि एक छोटा है और दूसरा बड़ा है, लेकिन छोटा है बड़ा है लेकिन दिखते तो एक जैसे ही है। मतलब कि आप समझ सकते हैं कि दो पैर दो हाथ, इसके छोटे वाले के भी दो पैर दो हाथ, एक मुंह बड़े वाले के लिए भी है। तो यानी कि कहने का मतलब, मेरा समझाने का यही मतलब था कि एक जैसे दिखते हैं लेकिन छोटे बड़े हो सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। और जो एकदम बराबर हो वो हमारा क्या होगा, सर्वागसम होगा। लगभग बराबर हो वो सर्वागसम होगा। सर्वागसम का मतलब लगभग बराबर, और समरूप का मतलब एक जैसे दिखने वाले, या छोटा हो या बड़ा हो एक जैसे दिखते हैं तो वो समरूप होंगे। बात समझ गए होंगे। तो चलते हैं आगे। तो कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं जिसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि सभी सर्वागसम त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो सभी सर्वागसम त्रिभुज, आप लिखिए दो सर्वागसम त्रिभुज, ठीक है। तो दो सर्वागसम त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। हमारे पास दो सर्वागसम त्रिभुज है, एबीसी और पीक्यूआर। तो इसके क्षेत्रफल क्या होंगे, बराबर होंगे। बात समझ रहे हैं। तो याद रखिएगा कि दो सर्वागसम त्रिभुज होगा तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। सर्वागसम होगा तो उसके भुजा भी बराबर होंगे, उसके कोण भी बराबर होंगे। तो क्यों नहीं उसका क्षेत्रफल बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो याद रखिएगा। अगला हमारा क्या है, यदि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो यह जरूरी नहीं कि वह सर्वागसम हो। तो बिल्कुल सही है कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल अगर बराबर है तो वो जरूरी नहीं कि सर्वागसम होगा। तो ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए कि एक फिगर इस तरह का है, दूसरा फिगर इस तरह का है, और ये दोनों जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। इस दोनों के क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। यानी क्षेत्रफल का क्या मतलब होता है, क्षेत्रफल का मतलब होता है कि उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्र। यानी कि ये एबीसी जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के द्वारा जो ये क्षेत्र घेरा गया है, जिसको आप देख पा रहे हैं, ये जो हमारा क्षेत्र है, इतना क्षेत्र इस त्रिभुज ने घेर लिया है अपने लिए, ठीक है। तो यही क्षेत्र इसका क्षेत्रफल कहलाएगा। तो अगर मान लीजिए कि दो त्रिभुज है हमारे पास, और दोनों ने जितना क्षेत्र ये घेरा है उतना ही क्षेत्र इसने भी घेरा है, तो क्या होगा कि उसके क्षेत्रफल बराबर होंगे। लेकिन यह जरूरी नहीं कि वह सर्वागसम होगा। तो बिल्कुल जरूरी नहीं कि सर्वागसम होगा, जरूरी नहीं कि उसके भुजा बराबर हो जाए या उसके कोण बराबर हो जाए। हम लोग जिस तरह से कल देखे थे कि सर्वागसम कब होगा, तो उसके 4 कंडीशन है। तो उसमें आपको भुजा बराबर करना होता था, कोण बराबर करना होता था। तो ये सब मतलब उस चारों कंडीशन को अप्लाई नहीं भी कर सकता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि यह जरूरी नहीं है कि वह सर्वागसम हो, यदि क्षेत्रफल बराबर हो जाए तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब चलते तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो वह सर्वागसम होगी। तो बिल्कुल दो समरूप त्रिभुज हमारे पास है, एक जैसे दिखने वाले दो त्रिभुज है, और उसके क्षेत्रफल भी तो बराबर है।
यानी कि जितना क्षेत्र ये घेरता है उतना ही क्षेत्र ये भी घेरता है, तो क्या होगा, यह सर्वागसम होगी। तो क्षेत्र, obvious बात है कि क्षेत्र समान घेरेगा। जब समान भुजा होगी तभी समान क्षेत्र घेरेगा, और जब समान भुजा होगी तो हम सर्वागसम कहेंगे ही। तो समझ लिए होइएगा। आगे चलते हैं हम लोग। बात समझ रहे हैं? समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, तो वह सर्वागसम होगी। यानी कि दो समरूप त्रिभुज है, एक जैसे दिखने वाले हैं और उसके क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। यानी कि जितना क्षेत्र ये घेरता है उतना ही क्षेत्र ये घेरता है, तो सर्वागसम क्यों नहीं होगी। तो चलते हैं आगे। तो इस पॉइंट को भी याद रखेंगे आप लोग। अगला है कि सभी सर्वागसम त्रिभुज समरूप होते हैं, जबकि सभी समरूप त्रिभुज सर्वागसम नहीं होते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए कि आपके पास दो सर्वागसम त्रिभुज है, यानी कि सर्वागसम त्रिभुज में क्या होता है कि उसके भुजा बराबर होते हैं। ध्यान दीजिए, ए बी पी क्यू के बराबर होगा, बी सी क्यू आर के बराबर होगा, ए सी पी आर के बराबर होगा। ये पहला हम लोग कल पढ़े थे, तो पहला कंडीशन यही था कि सभी भुजा बराबर हो। तो ध्यान से देखिए, सभी सर्वागसम त्रिभुज है, तो सभी सर्वागसम त्रिभुज, या फिर आप लिखिए दो सर्वागसम त्रिभुज। दो सर्वागसम त्रिभुज क्या है कि समरूप होते हैं, जबकि दो समरूप त्रिभुज सर्वागसम नहीं होते हैं। तो ये दोनों क्या है, सर्वागसम है, तो ये क्या होगा, समरूप भी होगा, यानी एक जैसे दिखने वाले ही भी होंगे। लेकिन दो समरूप त्रिभुज है, जैसे मान लीजिए कि ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है, ठीक है, ये दोनों समरूप तो है, एक जैसे दिखते हैं, लेकिन क्या है, ये छोटे हैं ये बड़े हैं, तो ये सर्वागसम नहीं होगा। सर्वागसम होने के लिए बराबर होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो वह सर्वागसम होगी। यानी कि दो समरूप त्रिभुज हमारे पास है जो एक जैसे ही दिखते हैं और उसके क्षेत्रफल बराबर हो तो वह सर्वागसम होगी। सॉरी, चौथा पॉइंट में हम लोग थे, दो सर्वागसम त्रिभुज समरूप होते हैं, जबकि दो समरूप त्रिभुज सर्वागसम नहीं होते हैं। यानी कि दो सर्वागसम त्रिभुज है, यानी बराबर क्षेत्र वाला त्रिभुज है, तो वो समरूप होते हैं, यानी एक जैसे भी दिखते हैं, देख लीजिए समरूप है। और जबकि दो समरूप त्रिभुज सर्वागसम नहीं होते हैं। तो दो समरूप त्रिभुज है, यानी कि एक छोटा त्रिभुज है, एक बड़ा त्रिभुज है, समरूप तो होगा लेकिन सर्वागसम नहीं होगा यहाँ पे। तो चलते हैं आगे। अगला पॉइंट है हमारा पांचवा पॉइंट कि सभी वर्ग, वृत्त और समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। बिल्कुल होते हैं। सभी वर्ग को देखिए, अगर हम एक वर्ग बनाते हैं, एक छोटा सा वर्ग बनाते हैं और एक बड़ा सा वर्ग बनाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो वर्ग है, ये जो वर्ग हमने बनाया है वो दिखते एक जैसे ही है, तो क्या होंगे, ये समरूप होंगे। समरूप के बारे में हम लोग बताए थे कि एक जैसे दिखने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं। वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, छोटा वृत्त, ये बड़ा वृत्त, ये सभी हमारे क्या होंगे, समरूप होंगे, एक जैसे ही दिखेंगे। समबाहु त्रिभुज भी वही होता है, ये समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, और देखिए ये एक जैसे ही दिखते हैं, तो ये भी हमारे क्या होंगे, समरूप होंगे। चलिए अगला पॉइंट हमारा छठा पॉइंट क्या कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा, संगत ऊंचाई और शीर्षलंब, लंब समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, माध्यिका, परिमाप, ये बहुत सारे लिखे हैं। तो इसको देखते हैं, इसको ध्यान से समझते हैं। इसको समझने के लिए हमको क्या करना है, थोड़ी सी बेसिक जानकारी को इकट्ठा करना है। तो सबसे पहले जानकारी है कि हमारे पास जो होता है वो समद्विभाजक, यहाँ पे लिखा हुआ है समद्विभाजक। तो समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, इसको पहले समझते हैं। समद्विभाजक मतलब सम मतलब समान, यानी कि बराबर, दो यानी दो, और भाजक यानी विभाजित करने वाला, यानी समान दो भागों में विभाजित करने वाला हमारा क्या कहलाता है, समद्विभाजक कहलाता है। तो समद्विभाजक में दो तरह का समद्विभाजक है, एक लंब समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है। तो लंब समद्विभाजक क्या होता है और कोण समद्विभाजक क्या होता है, तो इसको हम लोग जानेंगे। तो ध्यान से देखिए, लंब समद्विभाजक का मतलब है यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखाखंड सामने की भुजा पर लंब होता है। ध्यान दीजिए, यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखाखंड सामने की भुजा पर लंब होता है और वह क्या करता है, समद्विभाजित भी करता है, यानी कि लंब होते हुए भी वो क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, यानी कि लंब भी है और वो दो भागों में बांट भी रहा है। समद्विभाजक यानी समान दो भागों में बांट रहा है। यहाँ जो बीडी और सीडी जो है समान दो भागों में बट गए हैं, हमने ये बराबर का चिन्ह दिया है, यानी कि बीडी और सीडी क्या होगा, यहाँ पे बराबर दो भागों में बट गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी रेखा है एडी, हमारा क्या है, एडी,
यहाँ जो एडी दिख रहा है वो क्या है, लंब समद्विभाजक है, यानी कि ये लंब होते हुए भी दो भागों में बांट रहा है, लंब भी है और दो भागों में बांट रहा है, तो लंब समद्विभाजक होगा। कोण समद्विभाजक क्या होता है इसको समझते हैं। तो कोण समद्विभाजक क्या होता है, तो कोणों को समद्विभाजित करने वाला। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एबीसी त्रिभुज है और यहाँ कुछ एंगल बन रहा है, तो इस कोण को, इस जो जितना भी बड़ा कोण है इसको दो भागों में बांटने वाली रेखा, इसको दो भागों में बांटने वाली रेखा, आप देख सकते हैं कि ये दोनों भाग क्या हो, बराबर हो। दो समान भागों में अगर हम बांट दे किसी रेखाखंड के द्वारा एक कोण को, तो वह रेखाखंड क्या कहलाती है, तो वह रेखाखंड हमारी क्या कहलाती है, कोण समद्विभाजक। यहाँ पे ये जो हमारा एडी है वो कोण समद्विभाजक होगा। देखिए कोण को दो भागों में बांटा है एडी, एंगल ए को बांटा है, एंगल ए जो हमारा है वो क्या है कि बट गया है दो भागों में, और एंगल ए को बांटा कौन है, तो एडी बांटा है, तो एडी हमारा क्या होगा, कोण समद्विभाजक होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा है माध्यिका। माध्यिका को समझते हैं, तो इसको इस सब पॉइंट को लिख लीजिएगा, बहुत ही जरूरी है। चलते हैं आगे। माध्यिका क्या होता है, माध्यिका होता है माध्यिका होता है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा से सामने की भुजा को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा हमारी माध्यिका कहलाती है। यानी कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज चाहे कोई भी हो, उसमें एक कोण से हम क्या करते हैं, सामने की भुजा को दो बराबर भागों में बांटते हैं, जिस रेखाखंड से, वही रेखाखंड हमारी क्या कहलाती है, माध्यिका कहलाती है। ध्यान दीजिए, त्रिभुज कैसा भी हो, ऐसा त्रिभुज हमने बनाया, तो ये त्रिभुज आप देख सकते हैं एबीसी बना, ये कुछ उससे अलग त्रिभुज है। तो आप देखिए इसमें क्या होगा कि यहाँ ए से माध्यिका हम अगर खींचना चाहते हैं शीर्ष ए से, तो हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको, इस बीसी को हम दो भागों में बांटेंगे, और यहाँ पे अगर कोई रेखा आके मिल रही है, ठीक है, जो दो भागों में एकदम बांटती है बराबर बराबर, तो ये रेखा हमारी एडी क्या कहलाएगी, तो माध्यिका कहलाएगी। बात समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। परिमाप। परिमाप क्या होता है, तो परिमाप आप लोग जानते भी होंगे, बचपन से पढ़े होंगे। परिमाप का मतलब होता है कि यदि मान लिया जाए कि एक त्रिभुज है और उसके सभी भुजाओं को यानी कि ए बी बी सी और ए सी, ए बी बी सी और ई सी, इन सभी को हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, परिमाप होगा। बात समझ रहे हैं ना, ए बी बी सी और ए सी तीनों सभी भुजाओं को हम जोड़ेंगे तो परिमाप होगा। परिमाप अगर मान लीजिए कि आप त्रिभुज नहीं, दूसरे फिगर में भी आप परिमाप देख सकते हैं, जैसे वर्ग है हमारे पास, जैसे आयत है, कोई भी आकृति हो, उसमें परिमाप का मतलब यही होता है कि उसके जितने भी भुजा है सभी को जोड़ दीजिए, हमारा क्या होगा, परिमाप आ जाएगा। वृत्त में तो भुजा होते ही नहीं है, तो ये जो लंबाई आप देख रहे हैं यही हमारा इसका परिमाप कहलाता है, यानी कि उसके चारों ओर का घेरा जो है हमारा क्या कहलाता है, परिमाप कहलाता है। तो चलिए इसको समझते हैं, इस पॉइंट को। तो क्या है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजा, संगत ऊंचाई, शीर्षलंब इसके बराबर होता है। यानी कि दो समरूप त्रिभुज हमारे पास है, दो समरूप त्रिभुज है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये त्रिभुज एबीसी है और ये त्रिभुज पीक्यूआर है, ये दोनों क्या है, ये समरूप है। ये दोनों क्या है, समरूप है। तो इनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल। हमने त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ऊपर लिखा है और नीचे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल लिखा है। बटा का मतलब अनुपात, यानी कि अनुपात या बटा कुछ भी आप देख सकते हैं। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पीक्यूआर के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, उनके संगत भुजा
संगत ऊंचाई, शीर्षलंब, लंब समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, माध्यिका, परिमाप, इन सभी के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, सॉरी गलती हो गया था, यहाँ पे वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो याद रखिए, तो दो समरूप त्रिभुज है, उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा उनके संगत भुजा के और उनके संगत ऊंचाई के, इन सभी जितने भी लिखे गए हैं, भुजा है, ऊंचाई है, लंब समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है, माध्यिका है, परिमाप है, इन सभी के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए कि हमको इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको क्या करना है, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, और इसकी एक भुजा दी हुई है 2 सेंटीमीटर, इसकी एक भुजा दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो हम इसके क्षेत्रफलों का अनुपात कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, उनके संगत भुजा या फिर ऊंचाई या फिर जो भी है, इन सभी के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमारे पास यहाँ पे भुजा ही तो दिया हुआ है, तो भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर हम कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जो इसमें भुजा दी गई है AB, उसके वर्ग, और जो इसमें भुजा दी गई है PQ, उसके वर्ग के अनुपात के बराबर हम कर देंगे। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। निकाल के देखिए, यानी AB का वर्ग 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, और नीचे 3 है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या आ गया, 4:9 आ गया। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछेगा तो क्या होगा, 4:9 होगा। तो याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए और भी हम एग्जांपल देके बताते हैं, इस पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ABC हमारे पास है और हमारे पास PQR है। इसके क्या है, जो ये कह रहा है कि ये AD जो है ना लंब समद्विभाजक है। AD क्या कर रहा है, लंब समद्विभाजक है। AD क्या कर रहा है, इस भुजा को बराबर भागों में बांट रहा है और लंब भी है। तो इसकी लंबाई अगर मान लीजिए कि दे आपको 5 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो दोनों, और कह रहा है कि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो आप इसके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। तो हम जानते हैं कि दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, तो उनके संगत भुजा हो या फिर ऊंचाई हो या फिर लंब समद्विभाजक हो, कोण समद्विभाजक हो या फिर माध्यिका हो या परिमाप हो, कोई भी हो, उसके वर्गों के अनुपात के बराबर कर देना है। तो दोनों के क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का जो अनुपात है और त्रिभुज PQR के जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो क्या होगा, तो इसके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। 5 का वर्ग क्या होता है, 25, और 7 का वर्ग क्या होता है, 49, यानी कि 25:49 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कोण समद्विभाजक दे दे, लंब समद्विभाजक दे दे, या फिर कह दे AD क्या है, माध्यिका है, तभी आपको क्या करना है, उनके वर्गों के अनुपात के बराबर उसका क्षेत्रफल होगा, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात आप निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन दिया जाता है, इसको उल्टा क्वेश्चन होता है। जैसे देखिए, हम लोग एक क्वेश्चन को और देखते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज PQR है, और इनके क्षेत्रफल क्या है, इनके क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कहेगा आपको क्वेश्चन कि इन दोनों के माध्यिकाओं का क्या अनुपात होगा, या फिर इन दोनों के लंब समद्विभाजक का क्या अनुपात होगा, या फिर इन दोनों के परिमाप का क्या अनुपात होगा। तो हम लोग इन सभी को एक ही तरीका से निकालेंगे। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है, यानी कि त्रिभुज ABC ये समरूप है, समरूप होगा तभी हम ये लगा सकते हैं, समरूप नहीं होगा तो नहीं लगा सकते हैं। हम पहले ही लिखा हुआ है कि दो समरूप त्रिभुज हो, ठीक है। तो हमारे पास देखिए दो समरूप त्रिभुज, एक ABC है और एक PQR है, और दोनों के क्षेत्रफल क्या दे रहे हैं, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इनके हम माध्यिकाओं का अनुपात या फिर इनके भुजा का अनुपात या फिर संगत ऊंचाई का अनुपात तो सब निकालेंगे हम लोग। तो त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, वो होता है उनके संगत भुजा हो या फिर ऊंचाई हो या फिर लंब समद्विभाजक हो या फिर माध्यिका हो, कोई भी हो, उसके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो जो निकालना है, अगर क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि आप माध्यिका ज्ञात करें, क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि इनकी माध्यिका ज्ञात करें, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन परिमाप का अनुपात ज्ञात करें, माध्यिका का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है।
दूसरा क्वेश्चन परिमाप का अनुपात ज्ञात करें। तीसरा क्वेश्चन भुजा का अनुपात ज्ञात करें। चौथा क्वेश्चन लंब समद्विभाजक का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है इस तरह का। तो हम जानते हैं कि ये सभी के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हमको माध्यिका का अनुपात निकालना होगा तो हम लोग एक माध्यिका देंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये माध्यिका है, इसका क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर था, इधर लिख देते हैं, और इसका 64 सेंटीमीटर स्क्वायर था, इधर लिख देते हैं। और ये मान लीजिए कि ये क्या है, ये PQR, ये दो अलग त्रिभुज है। तो ये AD, इसमें मान लीजिए कि ABC त्रिभुज ABC में AD माध्यिका है, और त्रिभुज PQR में जो है इसे मान लीजिए M दे देते हैं। तो PM हमारी माध्यिका है और इसमें AD हमारी माध्यिका है। तो माध्यिका का अनुपात निकालना है तो हम जानते हैं कि दोनों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनके माध्यिका के या फिर कोई भी हो इसमें से उसके वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमारा ये माध्यिका इसका क्या है, AD है, तो इसके वर्गों का अनुपात, और ये हमारी माध्यिका PM है तो इसके वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो ध्यान से देखिए, इसमें दोनों के क्षेत्रफल हमारे पास दिए गए हैं। इसका क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 25/64 बराबर AD/PM, और ये दोनों पर स्क्वायर है तो हम पूरे पर स्क्वायर कर देंगे। और इस स्क्वायर को इधर रूट, इस स्क्वायर को यहाँ से हटा के क्या करेंगे, इधर लाएंगे तो ये रूट बनेगा। और AD/PM हमारा क्या आ जाएगा, 5/8। 25 का वर्ग 5 और 64 का वर्ग 8, तो 5/8, यानी AD और PM का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 5:8 होगा। तो इस तरह से हमारी माध्यिका का अनुपात हमने निकाला। अब हमसे परिमाप का अनुपात पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे AD और PM नहीं लिख के हम क्या करेंगे, हम इसके परिमाप लिखेंगे। त्रिभुज ABC के परिमाप, त्रिभुज ABC का परिमाप और त्रिभुज PQR का परिमाप। ठीक है, और दोनों के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, वर्ग करना मत भूलिएगा। परिमाप तो वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, या वर्गों लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, तो जो भी हमारे पास परिमाप निकालना है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वही चीज हम लोग लिखेंगे जो ABC, त्रिभुज ABC का जो परिमाप है वो, और नीचे हम त्रिभुज PQR का परिमाप जो है उसको लिखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, और इधर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट ही पड़ेगा, और यानी कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR का जो परिमाप होगा वो क्या आएगा, तो 5:8 ही आएगा। तो समझ गए होंगे, त्रिभुज ABC या त्रिभुज PQR का जो परिमाप होगा इसका माध्यिका भी 5:8 ही होगा, परिमाप भी 5:8 ही होगा, भुजा भी 5:8 के ही अनुपात में होगा, लंब समद्विभाजक भी 5:8 के अनुपात में होगा। यानी कि जब हमको वर्ग करना है तो क्षेत्रफल हमारे पास 25, 64 दिया है, तो 5:8 के अनुपात में उसका जो होगा लंब समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, माध्यिका, संगत ऊंचाई, जो भी है, जो भी निकालना हो सब जो है 5:8 के ही अनुपात में होगा। ठीक है, और मान लीजिए कि आपको क्षेत्रफल नहीं देके एक भुजा, एक ऊंचाई, एक शीर्षलंब दिया है तो आप निकाल सकते हैं। तो इस लाइन को, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसको जरूर लिख लीजिएगा। तो चलते हैं हम लोग आगे, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आज रहने देते हैं, वीडियो लंबा हो गया है, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर मान लीजिए कि आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और आपको इसका रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो धन्यवाद।